दोस्तों, आज के वीडियो में आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही जाना पहचाना नाम है, ट्रेजर आइलैंड। इसके राइटर हैं रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन यानी R.L. स्टीवेंसन। 19वीं सदी में लिखे गए इस नॉवल की उस समय में बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई थी। पूरी दुनिया में ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। अनेकों भाषाओं में इसके अनुवाद हुए और हर भाषा में इसे उतना ही प्यार मिला जितना कि इंग्लिश में मिला था। R.L. स्टीवेंसन के उपन्यासों और कहानियों में एक ऐसा चुंबकीय जादू होता है जो पाठक को पकड़कर बैठा लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उनको पूरा नहीं पढ़ लेता। स्टीवेंसन के इस नॉवल को भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई थी। ये एक लड़के जिम के एडवेंचर के बारे में है जो कैरिबियन द्वीप डेड चेस्ट पर डाकुओं द्वारा छिपाकर रखे गए खजाने की तलाश में जाता है। इस नॉवल का हिंदी में बहुत ही बेहतरीन अनुवाद किया है श्री रमेश नैयर जी ने। असल में ये कहना ज्यादा सही होगा कि अनुवाद की जगह उन्होंने इसे हिंदी में रूपांतरित किया है, यानी इसके पात्रों और जगहों को भारतीय नाम दिए हैं और इसका पूरा परिवेश यानी इसका बैकग्राउंड भी भारतीय कर दिया है। नॉवल का जो हीरो है जिम, उसके नाम को वैसे ही रहने दिया गया है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं इस बहुत ही नायाब एडवेंचर के अपने सफर पर। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका पहला भाग। गांव का मुखिया, डॉक्टर और मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे बार बार समुद्र के निर्जन टापू के खजाने से जुड़ा किस्सा लिख देने के लिए कहा करते थे। आखिर एक दिन मैंने अपनी कलम उठाई और उस रोचक और रोमांचक अभियान को कागजों पर उतारने के लिए बैठ गया। मेरे पिता का समुद्र के किनारे एक छोटा सा लॉज था। ये ज्यादा चलता नहीं था। बहुत कम लोग यहाँ ठहरने के लिए आते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक दिन एक बूढ़ा मछुआरा वहां रुकने के लिए आया था। उसके पीछे पीछे कुछ लोग एक बड़ी सी तिजोरी लेकर आए। वो मछुआरा लंबे कद का था और उसकी कदकाठी काफी मजबूत थी। उसके हाथ खुरदुरे थे और उन पर चोटों के कई निशान थे। उसके एक गाल पर तलवार की चोट का गहरा निशान था। वो लॉज में पड़ा पड़ा शराब पीता रहता और एक पुराना समुद्री गीत गाता रहता। गीत के बोल इस तरह से थे: मुर्दे की तिजोरी 15 लोग, छकते दारू उड़ाते मौज। आते ही उसने मेरे पिता से कहा था, मैं यहाँ कुछ दिन रुकूंगा। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे सादा भोजन और सस्ती शराब चाहिए बस। मैं यहाँ रहकर आने जाने वाले जहाजों पर नजर रखूंगा। और अगर तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो तुम मुझे कप्तान कह सकते हो। इतना कहने के बाद उसने मेरे पिता के सामने सोने के 4 सिक्के फेंकते हुए कहा, जब ये खत्म हो जाएं तो मुझे बता देना, मैं और सिक्के दे दूंगा। उसकी आवाज काफी रूखी थी। उसके कपड़ों पर कई तरह के दाग लगे हुए थे। वो काफी खूंखार सा दिखता था। मैंने सोचा कि वो किसी वक्त किसी जहाज का कप्तान रहा होगा। वो सारा दिन समुद्र के किनारे बैठा रहता और दूरबीन से आने जाने वाले जहाजों को देखता रहता। शाम होते ही वो लॉज के सामने के कमरे में आग जलाकर बैठ जाता और शराब पीने लगता। दिन भर वो इधर उधर घूमता रहता और लौटते ही पूछता, क्या सड़क से कोई नाविक गुजरा था? जब भी कोई नाविक लॉज में आकर रुकता तो उस दौरान वो चुपचाप अपने कमरे में चूहे की तरह दुबका रहता। एक दिन वो मुझे एक तरफ ले गया और मेरे हाथ में चांदी का एक सिक्का थमाते हुए बोला, बेटे, तुम जरा समुद्र पर नजर रखा करो। अगर किसी दिन कोई लंगड़ा मछुआरा दिख जाए तो फौरन मुझे खबर करना। उस दिन से ऐसा हुआ कि मैं उस लंगड़े मछुआरे के बारे में ही सोचने लगा। वो लंगड़ा मछुआरा मेरे सपनों में आकर मुझे डराने लगा। जब कभी समुद्र में तूफान उठता, वो लंगड़ा मछुआरा मेरे विचारों पर हावी हो जाता। इस तरह कई महीने गुजर गए। हर महीने वो चांदी का एक सिक्का मुझे थमा देता। लेकिन ये सिक्का मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था, क्योंकि रह रहकर मेरे ख्यालों में वो लंगड़ा मछुआरा ही घूमता रहता। मेरे मन से अब उस कप्तान का भय निकल चुका था। हर शाम वो मुझे गीत सुनाता। उसे बहुत सारे समुद्री गीत याद थे। वो तरह तरह की कहानियां भी सुनाता। उसकी सारी कहानियां डरावनी होती थीं। वो बताता कि उसकी सारी जिंदगी समुद्री डाकुओं और बहुत खतरनाक लोगों के साथ गुजरी है। मेरे पिता के पास उसने जो रकम जमा की थी वो खत्म हो चुकी थी। किराए और खाने की बड़ी रकम उसके ऊपर चढ़ गई थी। लेकिन मेरे पिता उससे तकाजा करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। एक बार हिम्मत जुटाकर जब उन्होंने उससे पैसे मांग लिए तो वो आग बबूला हो गया। मेरे पिता डर कर फौरन कमरे से बाहर चले गए। जब तक कप्तान लॉज में रहा, मैंने उसे कभी कपड़े बदलते नहीं देखा। उसका कोट बहुत ही गंदा था। जब कभी वो नशे में होता तो आसपास के लोगों से बातें करता, वरना अपने आप तक ही सीमित रहता। लोग उससे बहुत डरते थे।
उसके कमरे में रखी तिजोरी हमेशा बंद रहती थी। किसी ने उसे कभी खुला नहीं देखा था। मेरे पिता का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता जा रहा था। एक दिन दोपहर के बाद हमारे कस्बे के डॉक्टर साहब उनको देखने आए। डॉक्टर साहब अपना काम समाप्त करके बरामदे में पाइप सुलगाकर बैठे थे। तभी कप्तान जोर जोर से अपना पुराना गीत गाने लगा। फिर वो डॉक्टर के पास जाकर टेबल को पीटने लगा। डॉक्टर ने आदेश देने वाले स्वर में कहा, शोर नहीं, और अगर तुम इसी तरह से शराब पीते रहे तो इस धरती को तुम जैसे गंदे और बदमाश आदमी से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनते ही कप्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो उछलकर खड़ा हो गया और जेब से एक लंबा सा चाकू निकालकर डॉक्टर को घूरने लगा। डॉक्टर साहब वहीं खड़े रहे और बड़े शांत भाव से बोले, अगर तुमने ये चाकू तुरंत अपनी जेब में नहीं रखा तो समझ लेना तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, इस इलाके का मैजिस्ट्रेट भी हूं। आज के बाद मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर डॉक्टर साहब अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चले गए। उस शाम से कई दिनों तक कप्तान चुप रहा। उस शाम से कई दिनों तक कप्तान बिल्कुल चुप रहा। अध्याय 2। उस साल खूब सर्दी पड़ रही थी। मेरे पिता की बीमारी बढ़ती जा रही थी। ये जनवरी का महीना था। एक दिन कप्तान समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकला हुआ था। माँ ऊपर के कमरे में पिता के पास थीं और मैं नीचे लॉज में नाश्ते के लिए टेबल लगा रहा था। एकाएक दरवाज़ा खुला और एक अजनबी भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे का रंग पीला था और उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां गायब थीं। वो आते ही टेबल के पास बैठ गया और मुझसे शराब लाने के लिए कहने लगा। मैं जैसे ही कमरे के बाहर जाने को हुआ, उसने मुझे इशारे से रोका और पूछने लगा, क्या मेरा साथी बिल्लू इसी लॉज में है? मैंने उसे बताया कि इस नाम का तो कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, लेकिन कप्तान नाम का एक बूढ़ा आदमी जरूर रहता है और इस समय वो बाहर घूमने के लिए गया हुआ है। वो कहने लगा, हाँ हाँ वही, उसके एक गाल पर तलवार के घाव का निशान है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो अजनबी लॉज के प्रवेश द्वार के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। वो उस बिल्ली की तरह चौकन्ना खड़ा था जो किसी चूहे के आने का इंतजार कर रही हो। ये आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं वहां से बाहर की तरफ जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे भीतर खींच लिया और अपने साथ सटाकर दरवाजे के पीछे खड़ा कर दिया। मैं इस घटना से बहुत डर गया था। सैर से लौटकर कप्तान दरवाजे के भीतर दाखिल होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो वो आदमी चिल्लाया, बिल्लू! उसे देखते ही कप्तान का चेहरा ऐसे फीका पड़ गया मानो उसने अचानक किसी भूत को देख लिया हो। उसने कहा, काला कुत्ता? जवाब में उस आदमी ने कहा, हाँ, काला कुत्ता। कप्तान ने कहा, थोड़ा धीरज रखो। आखिर हम लोग किसी समय मित्र थे। हमें पुराने दोस्तों की तरह बातचीत करनी चाहिए। काफी देर तक वे दोनों बहुत धीरे धीरे बात करते रहे। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने मुझे डांट दिया। फिर वे दोनों कप्तान के कमरे में चले गए। काफी देर तक उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर कप्तान के चीखने की आवाज आई। वो कह रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर एकाएक मारपीट की आवाजें सुनाई देने लगीं। दर्द भरी एक चीख सुनाई दी और दूसरे ही पल वो आदमी बाहर की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाएं कंधे से खून बह रहा था और कप्तान उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। कप्तान ने निशाना लगाकर अपना चाकू उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो निशाना चूक गया। बाहर सड़क पर निकलते ही काला कुत्ता सरपट दौड़ा और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। कप्तान हाँफ रहा था। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसने आदेश के स्वर में मुझसे कहा, जिम, मेरे लिए शराब लाओ। जब तक मैं कप्तान के लिए शराब और गिलास लाया, तब तक मेरी माँ सीढ़ियाँ उतरकर दौड़ती हुई वहां पहुंच गई थीं। वो गुस्से से कहने लगी, कितने शर्म की बात है। ये सारा हंगामा यहाँ उस हालत में किया जा रहा है जबकि तुम्हारे पिता बुरी तरह से बीमार हैं। मुझे लगा कप्तान का चेहरा अकड़ रहा है। मैंने उसके मुंह में कुछ शराब डालनी चाही, लेकिन उसके दांत बुरी तरह भिंच गए थे। उसके जबड़े लोहे की तरह सख्त हो गए थे। उसी समय दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब अंदर दाखिल हुए। वो मेरे पिता को देखने आए थे। हम चिल्लाए, डॉक्टर साहब देखिए, इसे क्या हो गया है। डॉक्टर ने उसको लिटाया और उसकी जांच करने के बाद कहा, इसे दिल का दौरा पड़ा है। फिर डॉक्टर ने उसकी आस्तीन को फाड़कर उसकी बांह को देखा। उसकी भुजा बहुत ही मजबूत थी और जगह जगह गुदी हुई थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, जिम,
तुम्हें खून देखकर डर तो नहीं लगता? जी नहीं। तो ठीक है, तुम ये बर्तन पकड़ो। ये कहते हुए डॉक्टर ने चाकू निकालकर कप्तान की बाह में एक छोटा सा चीरा लगाया। खून की धार बहकर बर्तन में गिरने लगी। इस तरह काफी खून कप्तान के शरीर से निकाला गया। कुछ ही देर में उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। मुझे पहचानते हुए उसने कहा, क्या काला कुत्ता चला गया? डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ कोई काला कुत्ता नहीं है। तुम रम पी रहे थे और तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है। ज्यादा शराब पियोगे तो मर जाओगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। चलो, अब मैं तुम्हें बिस्तर पर लिटा देता हूँ। इसके बाद डॉक्टर मुझे साथ लेकर पिताजी को देखने के लिए उनके कमरे में चले गए। अध्याय 3। कप्तान अपने कमरे में पड़ा था। दोपहर को मैं दवाई लेकर उसके पास पहुंचा। वो बहुत कमजोर लग रहा था। वो मुझसे कहने लगा, देखो जिम, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। हर महीने मैं तुमको चांदी का एक सिक्का देता रहा हूँ। अब मैं बीमार हूँ और यहाँ कोई भी मेरी देखरेख नहीं करता। मेरे लिए एक गिलास रम ला दो प्लीज। लाओगे ना? लेकिन डॉक्टर साहब ने मना किया है, मैंने कहा। अरे डॉक्टर को मारो गोली। हम नाविकों और मछुआरों के बारे में वो जानता क्या है? मैं बहुत खतरनाक सागरों और अनजान द्वीपों पर रह चुका हूँ। उन सब के बारे में उस डॉक्टर को क्या पता? मैं उन जगहों पर रम के भरोसे ही रहता आया हूँ। मदिरा और मांस दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। जरा देखो मेरी उंगलियां कैसे कांप रही हैं। तुम्हारे डॉक्टर ने भी कहा था ना कि रम के एक पैग से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। प्लीज मुझे सिर्फ एक पैग रम ला दो। मैं तुमको सोने का एक सिक्का दूंगा। मैंने जवाब में कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरे पिता को जो बाकी किराया है वो जरूर दे दो। मैं तुम्हारे लिए एक पैग रम लेकर आता हूँ। मैं जैसे ही शराब का गिलास उसके लिए लेकर आया, उसने एक ही सांस में पूरी शराब गटक डाली। फिर बोला, जिम, तुमने उस मछुआरे को आज यहाँ देखा है? कौन, वो काला कुत्ता? मैंने पूछा। हाँ, वही काला कुत्ता। वो बहुत ही बदमाश आदमी है। उसके साथी तो उससे भी ज्यादा बदमाश हैं। वो लोग मेरी तिजोरी को हथियाना चाहते हैं। ये तिजोरी मुझे फौजदार ने दी थी। मैं फौजदार का सबसे पुराना साथी था। तुम जाओ और फौरन डॉक्टर के पास जाकर उसे फौजदार के बारे में बता दो। और एक बात का ध्यान रखना, अगर काला कुत्ता और लंगड़ा मछुआरा फिर से दिखाई नहीं पड़ते हैं तो उनकी चर्चा किसी से मत करना। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई थी। मैंने उसे दवाई दी और वो तुरंत गहरी नींद में डूब गया। मैं ये सारी कहानी डॉक्टर साहब को सुनाना चाहता था, लेकिन उसी शाम मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैं उनके अंतिम संस्कार और फिर सामाजिक कामों में उलझा रहा। उस दौरान मुझे कप्तान के बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं मिली। दूसरे दिन वो नीचे उतर कर आया। उसने बहुत कम खाना खाया, लेकिन शराब ज्यादा पी गया। पिताजी की शव यात्रा के पहले की रात को भी उसने खूब शराब पी थी। डॉक्टर उस रात कई मील दूर किसी जगह पर मरीज को देखने के लिए गए हुए थे। मेरे पिता की मृत्यु के समय डॉक्टर हमारे कस्बे में नहीं थे। मैं अपने लॉज के दरवाजे पर खड़ा कुछ सोच रहा था। मुझे एक अंधा आदमी लॉज की तरफ आता दिखाई दिया। वो लाठी टेक टेक कर आगे बढ़ रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी। उसने किसी पुराने नाविक का कोट पहन रखा था। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना दयनीय आदमी नहीं देखा था। वो लॉज से कुछ दूरी पर रुक गया और लड़खड़ाती आवाज में कहने लगा, क्या कोई भला आदमी मुझे बताएगा कि मैं देश के किस भाग में हूँ? मैं एक गरीब और अंधा आदमी हूँ। अपने देश के लिए लड़ते हुए मैंने अपनी दोनों आंखें गंवा दी और आज दर दर भटक रहा हूँ। मैंने उससे कहा, बाबा, तुम बस्ती काला पहाड़ में हो। बच्चे, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या तुम आगे आकर मेरा हाथ थामकर मुझे अपने घर ले चलोगे? मैंने हाथ बढ़ाया, जिसे उसने लपक कर पकड़ लिया। पल भर में ही मेरी कलाई पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। मैंने झटका देकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो बहुत ही तगड़ा निकला। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ किसी फौलादी शिकंजे में फंस गया हो। मुझे अपने पास खींचते हुए उसने कहा, ए लड़के, मुझे फौरन कप्तान के पास लेकर चल, वरना तेरी बांह तोड़ दूंगा। इतना कहते कहते उसने मेरी बांह को हल्का सा झटका दिया और दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। उस अंधे आदमी जैसी क्रूर और ठंडी आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं फौरन उसे लेकर कप्तान के पास पहुंच गया। कप्तान ने उस समय भी पी रखी थी। नशे से उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं। उसने नजरें उठाकर उस आदमी को देखा और उसे देखते ही उसका सारा का सारा नशा जैसे हिरन हो गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं सका।
बूढ़े भिखारी ने सख्त आवाज में कहा, बिल्लू, चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, मुझे दिखाई नहीं देता, पर अगर कहीं एक उंगली भी हिलती है तो मुझे उसकी हरकत सुनाई दे जाती है। अपने बाएं हाथ को आगे करो। मैंने देखा उसने कप्तान के हाथों में कोई चीज थमा दी थी। एकाएक उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं लॉज के बाहर निकलकर सड़क पर पहुंच गया। उसकी लाठी की आवाज लगातार दूर होते होते गायब हो गई। कप्तान काफी देर भौचक्का सा बैठा रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें रखे कागज के टुकड़े को देखने लगा। उसे देखते ही वो चिल्लाया, उन लोगों ने मेरे नाम काला रुक्का भेज दिया है। काला रुक्का यानी मौत का वारंट। 10 बजे, अब से 6 घंटे बाद। खैर, अभी भी थोड़ा समय है। इतना कहते कहते वो एक झटके के साथ खड़ा हुआ, लेकिन एकाएक उसकी सांस उखड़ सी गई और वो धम से फर्श पर गिर पड़ा। मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। कप्तान के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मुझे वो आदमी कभी भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज उसकी ये हालत देखकर मुझे उसके ऊपर दया आ रही थी। उसे फर्श पर मरा हुआ पड़ा देखकर मेरी आंखों से आंसू बह उठे। अपने छोटे से जीवन में मैंने ये दूसरी मौत देखी थी। अभी तो पहली मौत का दुख भी मेरे मन में वैसे के वैसा ही समाया हुआ था। अगला अध्याय। मैं दौड़ कर गया और सारी घटना की जानकारी अपनी माँ को दी। वो सोच में पड़ गई। हमें लगा कि खतरा सिर पर मंडरा रहा है। हमें ख्याल आया कि कुछ लोग उसकी तिजोरी को हथियाना चाहते थे। जरूर उस तिजोरी में अच्छी खासी रकम होगी। काला कुत्ता और अंधा भिखारी भी उसी रकम के लिए शायद चक्कर काट रहे थे। मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास पहुंचकर इस मामले में उनकी मदद मांगी जाए, लेकिन मैं अपनी माँ को वहां अकेले छोड़कर कैसे जाता। वो बेचारी तो पहले से ही काफी घबराई हुई थी। पिता के मरने के बाद वो दुखी भी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। घर में इस तरह पड़े रहना भी सुरक्षित नहीं था। हमें बार बार यही लग रहा था कि वो अंधा भिखारी अपने साथियों को लेकर बस आता ही होगा। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर माँ ने कहा, चलो दोनों बस्ती की तरफ चलते हैं, वहां लोगों की मदद मांगेंगे। बस्ती सड़क के उस पार थोड़ी ही दूरी पर थी। जब तक हम बस्ती में पहुंचे अंधेरा घिर चुका था। लोगों के घरों में रोशनी देखकर हमें थोड़ा अच्छा लगा। हमने लोगों को जाकर सारी बात बता दी, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। वो कहने लगे कि उन लोगों से वैर लेना अच्छा नहीं है, वो बड़े ही खूंखार लोग हैं। बस्ती के लोगों ने हमें बताया कि वो अंधा कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि समुद्री डाकू है। उसका गिरोह बड़ा ही खतरनाक है। उस गिरोह के सरगना का नाम था फुलवा मल्लाह। कुछ लोगों ने डॉक्टर के घर तक पहुंचने का प्रबंध कर देने की कृपा जरूर की, लेकिन उनमें से कोई भी डाकुओं का सामना करने में हमारी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। उन लोगों के मन में समाये डर को देखकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, तुम सब चूहे हो। अगर तुम लोगों में साहस नहीं है तो मैं और मेरा ये बच्चा, हम दोनों मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। हमने अपनी खून पसीने की कमाई उस दुष्ट कप्तान को खिलाई थी। हम अपना पैसा वसूल करके रहेंगे। तुम लोगों को इस बिना बाप के बच्चे पर जरा भी दया नहीं आती। ठीक है, तुम लोग बैठो अपने घरों में चूड़ियां पहनकर। हम लोग जाते हैं और अपना पैसा वसूल करके ही रहेंगे। माँ की बातों का बस्ती वालों पर कोई असर नहीं हुआ। केवल एक लड़का सामने आया और बोला कि वो डॉक्टर साहब के घर जाकर उनको सारी सूचना दे देगा। उस कड़ाके की ठंड में हम लॉज की तरफ लौटे। मुझे डर लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। चंद्रमा धीरे धीरे अपना सिर उठा रहा था। हम चारों ओर देखते हुए दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। रह रहकर यही लगता कि वे डाकू आ रहे हैं। लॉज के अंदर आते ही हमने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। मेरी माँ एक मोमबत्ती जलाकर ले आई। कमरे में कप्तान की लाश अभी भी वैसे ही पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और रात के अंधेरे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं। उसकी एक बांह सामने फैली हुई थी। मैंने झुककर देखा। उसकी हथेली पर एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, तुम्हें रात के 10 बजे तक का समय दिया जाता है। कागज के एक किनारे पर काले रंग का गोल निशान बना हुआ था। शायद इसीलिए इसे काला रुक्का कहा गया था। मैंने माँ को कागज पर लिखे मौत के वारंट के बारे में बताया। दीवार घड़ी ने 6 घंटे बजाए। माँ ने कहा कि अभी हमारे पास 4 घंटे का समय है और इस बीच मैं कप्तान की तलाशी लेकर तिजोरी की चाबी की खोज करूं। मैंने उसकी सारी जेबें छान मारी, लेकिन चाबी नहीं मिली। तब माँ ने मुझे कहा कि हो सकता है चाबी उसने गले में लटका रखी हो। मैंने लाश को फिर से टटोला।
उसकी गंदी और बदबूदार कमीज को फाड़कर नीचे देखा तो एक मैली कुचैली डोरी से बंधी चाबी उसकी गर्दन में लटकी हुई मिली। कप्तान के ही चाकू से मैंने उस डोरी को काटकर चाबी ले ली और फिर हम दोनों ऊपर के उस कमरे की तरफ दौड़े जहां तिजोरी रखी थी। बक्सेनुमा उस तिजोरी का ताला खोलने में थोड़ी दिक्कत तो आई, लेकिन माँ ने उसे खोल ही लिया। दरवाज़ा खुलते ही तिजोरी में से बड़ी तेज गंध निकली। उसके ऊपरी हिस्से में सावधानी के साथ तह किए हुए कपड़े रखे थे। उनके नीचे 2 पिस्तौलें, एक पुरानी घड़ी, तंबाकू पीने के 2 पाइप, तंबाकू के डिब्बे और समुद्री यात्रा के यंत्रों सहित बहुत सारी चीजें रखी हुई थीं। उनके नीचे एक पुराना सा कोट था। माँ ने कोट को बाहर खींचा। एक कपड़े में बंधे हुए सारे कागज और सोने की गिन्नियों से भरा कैनवास का एक थैला नीचे गिर पड़े। माँ की आंखों में एक चमक आ गई। उसने गिन्नियों से भरा थैला उठाया और अपने आप से ही जैसे कहने लगी, मैं इसमें से केवल उतनी ही रकम लूंगी जितनी हमारी उस कप्तान की तरफ बकाया निकलती है। हमें हराम का 1 पैसा भी नहीं चाहिए। अपनी बात खत्म करने के साथ ही मेरी माँ गिन्नियाँ गिनने लगी। मुझे माँ की इस सनक पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने धीरे से माँ को बताना चाहा कि इस तरह गिनती करने में देर लग जाएगी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी थीं कि उसे हराम का 1 पैसा भी नहीं चाहिए। इसी बीच मुझे बाहर एक आवाज़ सुनाई दी। उस परिचित सी आवाज़ को सुनकर मैं डर से कांप उठा। ये आवाज़ उसी अंधे की लाठी की थी। लाठी की ठक ठक की आवाज़ के साथ बाहर सीटी की आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने माँ की बाह को धीरे से दबाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, माँ, इस थैले को अपने साथ लेकर हम यहाँ से निकल चलें तो अच्छा होगा। मैंने फुर्ती से फर्श पर बिखरे कागज उठाए और मोमबत्ती को कप्तान की तिजोरी के पास छोड़ दिया। रास्ता टटोलते हुए हम अंधेरे में सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचे। दरवाज़ा खोलकर हम तेजी के साथ सड़क पर दौड़ पड़े। अब तक चांद काफ़ी ऊपर आ चुका था, इसलिए काफ़ी रोशनी हो गई थी, लेकिन साथ ही इससे खतरा और भी बढ़ गया था। हमें बहुत से लोगों के पैरों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मुझे लगा कि अब तो हम मारे गए। बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। हम और भी तेज दौड़ने लगे। मुझे अपनी माँ की ईमानदारी पर गुस्सा आ रहा था। उसने बेकार ही इतना समय गिन्नियाँ गिनने में लगा दिया था। माँ ने हाँफते हुए मुझसे कहा, बेटा, ये पकड़ो रकम का थैला और इसे लेकर दौड़ जाओ। मुझसे तो अब चला नहीं जाता। मुझे उन पड़ोसियों की कायरता पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, जिन्हें डाकुओं का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया था। मौत हमारे एकदम निकट आ चुकी थी। जीवन और मौत का फासला लगातार कम होता जा रहा था। सौभाग्य से सामने ही हमें एक पुलिया दिखाई दी। मैं माँ को लगभग घसीटते हुए पुलिया तक ले गया। पुलिया के पास पहुंचते ही माँ ने एक गहरी सांस ली और उसका सिर मेरे कंधे पर लुढ़क गया। पता नहीं मुझ में उस समय इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि मैं माँ को खींचकर पुलिया के नीचे ले गया। पुलिया काफ़ी नीची थी, इसलिए मुझे घुटनों के बल भीतर सरकना पड़ा। ये पुलिया हमारे घर के बहुत ही पास थी, इतनी पास कि घर में होने वाली हर एक हलचल हमें नीचे पड़े पड़े भी सुनाई दे सकती थी। अगला अध्याय। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता था कि वो समुद्री डाकू क्या करने वाले हैं। मेरी इस उत्सुकता के सामने मेरा डर छोटा पड़ गया था। यही कारण था कि मैं ज्यादा देर तक पुलिया के नीचे दुबक कर बैठा नहीं रह सका। धीरे धीरे सरकते हुए मैं पुलिया के किनारे पर पहुंचा और वहां से रेंगता हुआ एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया। वहां से मुझे अपने लॉज के दरवाजे तक जाने वाली सड़क साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में वो एक एक करके उस तरफ जाते दिखाई दिए। वे अब एक साथ इकट्ठे हो गए थे। कुल मिलाकर वो 7 या 8 लोग थे। वो अंधा आदमी उनके बीचों बीच खड़ा था। उस पर नजर पड़ते ही मैं डर से कांपने लगा, जिसे देखकर कप्तान जैसा मजबूत आदमी भी डर के मारे दम तोड़ बैठा था। अंधे आदमी से कुछ कदम आगे एक दूसरा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उनकी टोली लॉज के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। अंधे ने कड़कती आवाज में उनसे कहा, दरवाजे को तोड़ दो। उन लोगों ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो तो पहले से ही खुला हुआ था। वे सब लॉज के भीतर चले गए। फिर एक आवाज आई, बिल्लू तो मर गया, इसकी लाश फर्श पर पड़ी है। अंधे ने हुक्म दिया, फौरन इसकी तलाशी लो। बाकी के लोग ऊपर जाओ और तिजोरी पर कब्जा कर लो। मुझे कुछ लोगों के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। उनमें से एक आदमी ने खिड़की में से अपनी गर्दन बाहर निकाली और उस अंधे से कहने लगा, सरदार, वो लोग हमसे पहले यहाँ पहुँच गए थे। तिजोरी खुली हुई है, लगता है उसमें से कुछ सामान गायब भी है। दूसरा आदमी दरवाजे से निकलकर बाहर आया और जोर से चिल्लाया, वो लोग पहले ही बिल्लू की तलाशी ले चुके हैं सरदार, चाबी गायब है। लगता है अब कुछ भी बाकी नहीं बचा।
खिड़की के पास खड़ा आदमी चिल्लाया, यहाँ एक मोमबत्ती भी जल रही है। नीचे से अंधे ने कड़कते हुए कहा, जरूर इस लॉज का वो लड़का ही सारा माल पार कर गया होगा। अच्छा होता मैं उसी वक्त उसकी आंखें बाहर निकाल लेता, लेकिन अभी वो और उसकी माँ ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हो सकता है वो घर के अंदर ही हो। घर का चप्पा चप्पा छान मारो, वो बचकर निकल लेना पाए। गुस्से से चिल्लाता हुआ अंधा आदमी बार बार अपनी लाठी को पटकने लगा। घर के भीतर तो जैसे तूफान ही आ गया था। वे लोग हर चीज को उठा उठाकर पटक रहे थे, दरवाजों को लातों से पीट रहे थे, क्रॉकरी को तोड़ रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने सारा चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। अंधा गुस्से से जैसे पागल हो रहा था। लेकिन इसी बीच सीटी की एक आवाज सुनाई दी। एक पल के बाद उस आवाज को फिर से दोहराया गया। ये शायद उनके लिए खतरे की चेतावनी थी। उनमें से एक आदमी ने कहा, 2 बार सीटी बजी है, हमें यहां से फौरन चल देना चाहिए। अंधे ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कहाँ जाओगे गधों? पहले उस लड़के को ढूंढो। जरा सोचो, इसी तरह जिंदगी भर भिखमंगे रहना चाहते हो या राजाओं की तरह ऐश करना चाहते हो? मैं एक अंधा आदमी हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, फिर भी मैंने बिल्लू को तलाश लिया था। तुम में से कोई भी ये काम नहीं कर पाया। सड़क के कुत्तों, जाओ और उस छोकरे को कहीं से भी पकड़ कर लाओ। अगर मेरी आंखें होती ना तो मैं ये काम भी चुटकी बजाते कर देता। जाओ कुत्ते के पिल्लों, जल्दी जाओ और ढूंढो उस लड़के को। लेकिन वो सारे के सारे डाकू थोड़े डरे हुए लग रहे थे। वो सब आपस में बात करने लगे कि इस तरह सड़क पर चलते रहने में खतरा है, क्योंकि सिपाहियों के आने का संकेत मिल चुका है। वो सब वहां से फौरन निकलने की तैयारी करने लगे। उनकी हरकतों से अंधे को शंका हो गई कि वे उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अब तो उसका पारा आसमान छूने लगा। उसने अपनी लाठी से उनको पीटना शुरू कर दिया। डाकुओं के शरीर पर अंधे सरदार की लाठी तड़ातड़ पड़ने लगी। कुछ लोग लाठी के वार को हाथ से रोकने की कोशिश करते। एक दो ने तो लाठी को पकड़कर छीनने की कोशिश भी की। कुछ अंधे को कोसने लगे। उनके इस झगड़े से मुझे और मेरी माँ को बड़ी तसल्ली सी हुई। हमने सोचा, चलो इसी बहाने कुछ देर जान तो बची, वरना वे लोग हमें तलाश ही लेते। इसी बीच पहाड़ी की तरफ से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ये शायद आखिरी चेतावनी थी। इसे सुनते ही समुद्री डाकू भाग खड़े हुए। जिसे जिधर जगह दिखी वो उधर ही सिर पर पैर रखकर भाग लिया। अंधा गुस्से से चिल्लाया, जॉनी, काला कुत्ता, दुर्रानी, तुम लोग क्या मुझे छोड़कर जाओगे? सोचो, क्या तुम अपने सरदार को इस तरह से धोखा दोगे? क्या बूढ़े और अंधे सरदार को ऐसे धोखा देना अच्छी बात है? उसी समय 4-5 घुड़सवार पहाड़ी से उतरते दिखाई दिए। खिली हुई चांदनी में वे एकदम साफ नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस के घोड़े पूरी रफ्तार के साथ ढलान पर उतर रहे थे। सरपट दौड़ते हुए घोड़े सड़क तक आ पहुंचे थे। अंधा अपने आप को बचाने के लिए एक तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक घोड़े का पैर अंधे के सिर पर पड़ा और वो चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। फिर तो बाकी के 3-4 घोड़े उसे रौंदते हुए गुजर गए। अंधे का शरीर लहूलुहान हो गया। उसने एक बार अपना सिर हल्का सा उठाया, लेकिन पल भर बाद ही वो एक तरफ लुढ़क गया। मैं झाड़ी के पीछे से उठकर खड़ा हो गया और मैंने जोर से घुड़सवारों को आवाज दी। उनमें से एक तो बस्ती का वो नौजवान ही था जो डॉक्टर को बुलाने के लिए गया था। रास्ते में ही उसे पुलिस के कुछ अफसर मिल गए थे और वो उनके साथ हमारी मदद के लिए लौट आया था। इस बीच बस्ती के कुछ लोग भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि डाकू समुद्र की तरफ से आए थे और कुछ दूर पर एक जहाज भी लंगर डाले खड़ा है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस के अफसर उस जहाज की तरफ रवाना हो गए। पुलिस के आने के बाद हमारी जान पर आया संकट टल गया था, लेकिन ये संकट सिर्फ टला ही था, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। राहत की बात ये थी कि अंधा सरदार मर चुका था। इन सारी बातों से मेरी माँ को बड़ा ही सदमा पहुंचा था। वो बहुत ही घबराई हुई थी। हम लोग उनको लेकर लॉज में पहुंचे और आराम से उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया गया। जब तक पुलिस की टीम समुद्र के किनारे तक पहुंची, तब तक जहाज वहां से गायब हो चुका था। शायद अंधे के साथ ही उस जहाज में बैठकर भाग निकले थे। पुलिस के वो ऑफिसर लौटकर लॉज में पहुंचे तो इस बात को लेकर खिन्न थे कि डाकू भागने में सफल हो गए। उन्होंने हमारे मकान का निरीक्षण किया। घर का सारा सामान उलट पुलट दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई भूचाल आया हो। एक पुलिस ऑफिसर ने मुझसे पूछा, अच्छा जिम, ये तो बताओ कि वो लोग घर में किस चीज की तलाश कर रहे थे? जरूर कोई कीमती चीज रही होगी। मैंने उनको सारी बात बता दी। इस पर पुलिस ऑफिसर ने कहा, ठीक है, और फिर सारा पैसा उसने अपने कब्जे में कर लिया।
फिर उसने कहा, लेकिन जिस तरह से उन डाकुओं ने घर का एक एक हिस्सा खंगाला है, उससे तो लगता है कि उनको किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो चीज कहाँ पर है? मैंने पल भर के लिए सोचा, फिर उनको बता दिया कि जिस चीज की तलाश वे लोग कर रहे थे वो मेरे पास मेरी जेब में है। पुलिस ऑफिसर चाहते थे कि वो महत्वपूर्ण चीज मैं उनको दे दूं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं उसे डॉक्टर साहब को ही दूंगा, क्योंकि वो हमारे इलाके के मैजिस्ट्रेट हैं। मेरी बात पर पुलिस ऑफिसर भी सहमत हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, चलो हम तुम्हें मैजिस्ट्रेट के पास ले चलते हैं। मैंने माँ के पास पहुंचकर उनको सारी बात बताई और ये भी कहा कि अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो घबराएं नहीं। मैंने माँ से कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता वो आराम से बिस्तर पर लेटी रहें। उसके बाद मैं एक पुलिस वाले के साथ उसके घोड़े पर बैठकर मैजिस्ट्रेट के घर की तरफ रवाना हो गया। अगला अध्याय। मैजिस्ट्रेट यानी डॉक्टर का घर काफी दूर था, इसलिए वहां पहुंचने में काफी समय लग गया। घर के सामने अंधेरा था। पूछताछ करने पर पता चला कि डॉक्टर साहब गांव के जमींदार के यहाँ भोज पर गए हुए हैं। जमींदार की हवेली वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। कुछ मिनटों में ही हम लोग वहां पहुंच गए। दरबान के द्वारा हमने अपना संदेश डॉक्टर साहब तक पहुंचाया। जमींदार का एक नौकर हमें एक बड़े से कमरे में ले गया। कमरा अच्छे ढंग से सजा हुआ था। फर्श पर कीमती कालीन बिछा था। फर्नीचर भी अच्छे किस्म की लकड़ी से बना था और बहुत ही शानदार था। जमींदार की लाइब्रेरी भी बहुत ही बढ़िया थी। 2 दीवारों से लगी अलमारियों में पुस्तकों की कतारें लगी हुई थीं। लगता था जमींदार को पुस्तकों से काफी प्रेम था। जमींदार और डॉक्टर साहब आमने सामने बैठे बारी बारी से हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जमींदार का व्यक्तित्व बड़ा ही रौबीला था। 6 फीट से भी ऊंचा कद, चौड़ी छाती और भरा हुआ बदन। मेरे साथ आए पुलिस ऑफिसर का जमींदार ने बैठे बैठे ही स्वागत किया और इशारे से हमें अपने पास बुला लिया। पुलिस ऑफिसर ने संक्षेप में उनको सारी बात बताई। दोनों उनकी बातें इतने ध्यान से सुन रहे थे कि हुक्का पीना भी भूल गए। जब पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मेरी माँ सुरक्षित हैं, तो वो दोनों बड़े ही खुश हुए। उन्होंने पुलिस ऑफिसर को अंधे सरदार को मार गिराने के लिए धन्यवाद दिया। जमींदार ने शाबाशी देते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने समुद्री डाकुओं को खदेड़ दिया। वो अंधा तो जहरीला सांप था। सांप का सिर कुचल देना ही ठीक रहता है। और ये बच्चा जिम भी बड़ा ही बहादुर है। डॉक्टर ने पूछा कि समुद्री डाकू वहां किस चीज की तलाश में आए थे। पुलिस ऑफिसर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं उसके संकेत को समझ गया और मैंने अपनी जेब से पैकेट निकालकर डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर ने चुपचाप उसे अपने कोट की जेब में रख लिया। जमींदार ने पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा, देर हो रही है, आप चलिए, जिम को यहीं रहने दीजिए, वो रात को खाना यहीं पर खा लेगा। पुलिस ऑफिसर अपने घोड़े पर बैठकर रवाना हो गया। डॉक्टर ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या किया जाए? जमींदार ने एक नज़र मुझ पर डालते हुए कहा, जिम की पूरी पूरी सहायता की जानी चाहिए। डॉक्टर कुछ देर तक सोच में पड़ गए, फिर जमींदार से बोले, आपने फुलवा डाकू के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। कहते हैं बड़ा ही खूंखार था। उसके जैसा जालिम समुद्री डाकू आज तक पैदा नहीं हुआ। चारों तरफ उसका आतंक फैला था। लोग उसके नाम से कांपते थे। मुझे लगता है उसने लूट मार करके काफी बड़ा खजाना इकट्ठा कर रखा था। जमींदार ने कहा, शायद फुलवा के खजाने का नक्शा मेरी जेब में है। अगर जिम को आपत्ति ना हो तो मैं उस पैकेट को खोल लूं? इतना कहते कहते डॉक्टर ने जेब से वो पैकेट निकालकर टेबल पर रख दिया। फिर वो उठे और एक किनारे रखा अपना बैग ले आए। बैग में से कैंची निकालकर उन्होंने पैकेट को एक किनारे से काटा। पैकेट में से एक किताब और एक सीलबंद कागज निकला। डॉक्टर ने किताब को उठाते हुए कहा, सबसे पहले तो हम इस किताब को देखेंगे। फिर उन्होंने किताब खोलकर उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। पुस्तक के शुरू के पेजों पर कुछ लिखा हुआ था। बीच बीच में कुछ संकेत और प्रतीक बने हुए थे। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के चिन्ह भी बने हुए थे। कुछ देर तक किताब को देखने के बाद डॉक्टर ने निराशा से कहा, मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। इसका तो कुछ सिर पैर ही समझ में नहीं आ रहा है। जमींदार ने लगभग झिड़कते हुए डॉक्टर से कहा, सब कुछ तो दिन की रोशनी की तरह दिखाई पड़ रहा है। ये जो क्रॉस के निशान हैं, ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर जहाज डुबाए गए या किन किन ठिकानों को लूटा गया। ये उस खूंखार डाकू का बही खाता है। जो संख्याएं लिखी गई हैं वो बताती हैं कि कितना माल लूटा गया था। अब जरा सीलबंद लिफाफे को खोलकर देखिए, उसमें से क्या निकलता है। डॉक्टर ने बड़ी ही सावधानी के साथ कागज के ऊपर लगी एक एक सील को तोड़ना शुरू किया।
उतनी ही सावधानी के साथ नक्शे को खोलकर टेबल पर फैला दिया गया। नक्शे में छोटे छोटे टापुओं, पहाड़ियों और बाकी सारी बातों की पूरी जानकारी दी गई थी। एक टापू तक पहुंचने का रास्ता भी बताया गया था। उस टापू की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जानकारी भी नक्शे में थी। नक्शे के आधार पर वहां पानी के जहाज द्वारा पहुंचा जा सकता था। ये टापू करीब 9 मील लंबा और 5 मील चौड़ा था। उसके बीचों बीच एक पहाड़ी थी जिस पर लाल स्याही से कुछ निशान बनाए गए थे। उनके नीचे लिखा था, अधिकांश खजाना यहीं पर है। टापू के पास जहाज के लंगर डालने के लिए 2 जगह भी दिखाई गई थीं। नक्शे के पीछे उसी हैंडराइटिंग में लिखा था, ऊंचा पेड़, पहाड़ी, दिशा का संकेत, वीरान टापू, 10 फीट। ये सब कुछ मेरी समझ में तो नहीं आया था, लेकिन उसे पढ़कर डॉक्टर और जमींदार खुशी से झूम उठे। जमींदार ने कहा, डॉक्टर साहब, तुम तुरंत अपनी प्रैक्टिस छोड़ सकते हो। हम कल ही खजाने की खोज के लिए निकलेंगे। तुम जहाज के डॉक्टर रहोगे। मैं अपने कुछ आदमियों को साथ में ले लूंगा। जिम भी हमारे साथ चलेगा। और मौसम को देखते हुए लगता है हवा का रुख भी हमारे अनुकूल रहेगा। डॉक्टर ने जवाब दिया, देखिए जमींदार साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिम भी साथ रहेगा। तुम्हारे आदमी भी ठीक हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारी तरफ से ही लगता है, क्योंकि तुम्हें अपनी जुबान पर काबू नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन समुद्री डाकुओं को भी पता चल गया है कि खजाने का नक्शा हमारे पास है। वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं और साथ ही बड़े दुस्साहसी भी हैं। खजाने पर कब्जा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी की हत्या करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा और बहुत ही होशियार भी रहना होगा। सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि खजाने के बारे में हम एक भी शब्द नहीं कहेंगे। कभी भूल से भी किसी की भी जुबान पर खजाने का और इस नक्शे का नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इस मामले में मैं आज से कब्र की तरह खामोश रहूंगा, जमींदार ने कहा। अगला अध्याय। डॉक्टर और जमींदार दोनों ने नक्शे के बाद लाइब्रेरी से एटलस निकालकर उसे उलटना पलटना शुरू कर दिया। कई बार कागज पर बने नक्शे और एटलस के नक्शों में मिलान करने के बाद डॉक्टर ने कहा, इतना तो तय हो गया कि खजाने वाला टापू अंडमान द्वीप समूह में है। अंडमान में कुल 3000 से भी ज्यादा टापू हैं। इनमें से 265 पर कोई नहीं रहता। ये टापू इंसानों से रहित हैं। फिर एक जगह पर पेंसिल से निशान लगाते हुए डॉक्टर ने कहा, ये है हमारा खजाने वाला टापू। यहाँ पहुँचने के लिए हमें चेन्नई से एक जहाज में रवाना होना होगा। चेन्नई से ये टापू करीब 700 मील दूर है। आखिरकार ये तय हुआ कि पहले हम लोग चेन्नई पहुँचेंगे। डॉक्टर को कुछ दिन के लिए ज़रूरी काम से वेल्लूर जाना था। वो वेल्लूर से सीधे चेन्नई पहुँचेंगे। अपनी गैर मौजूदगी में वो वेल्लूर से एक डॉक्टर को भेजना चाहते थे जो कस्बे के मरीजों की देखभाल कर सके। जमींदार कुछ दूसरे लोगों के साथ चेन्नई पहुंच गए। मैं कस्बे में ही रहा। बार बार मैं उस नक्शे को देखता। मेरे मन में तरह तरह के विचार आते। मेरा मन मुझसे पहले ही उड़ान भरकर उस टापू तक पहुंच गया था। मैं उस टापू का चप्पा चप्पा छान रहा था। न जाने कितनी बार मैं उस पहाड़ी पर चढ़ा और उतरा जिसमें खजाना छिपा हुआ था। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन डाकिया एक पत्र लेकर आया। पत्र डॉक्टर के नाम था, लेकिन उसके ऊपर लिखा था कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में जिम या जमींदार उसे खोल सकते हैं। उनके अलावा और कोई भी इस चिट्ठी को ना खोले। मैंने बड़े ही उत्सुकता से चिट्ठी को खोला। ये पत्र चेन्नई की ट्रिप्लिकेन लेन से भेजा गया था। पत्र में लिखा था, प्रिय डॉक्टर साहब, मैं नहीं जानता कि आप अपने घर पर हैं या वेल्लूर में हैं। मैं ये पत्र दोनों पतों पर पोस्ट कर रहा हूँ। जहाज खरीद लिया गया है और उसे लंबी यात्रा के लिए तैयार भी कर लिया गया है। जहाज इतना बढ़िया है कि उसे कोई बच्चा भी चला सकता है। 200 टन के इस जहाज का नाम है राजहंस। ये जहाज मैंने अपने एक मित्र से लिया है। वो मित्र बहुत ही भरोसेमंद है। उस मित्र का नाम है बंसी। लेकिन कुछ लोगों की राय बंसी के बारे में अच्छी नहीं है। इस जहाज के लिए अच्छे चालक तलाशने में काफ़ी मुश्किल हुई। कम से कम 20 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ आधा दर्जन लोगों का ही इंतज़ाम हो पाया है। अच्छी बात यह है कि पुराना और अनुभवी नाविक मिल गया है। वो लंबी दूरी पर जाने के लिए उत्सुक भी है। उसका नाम लंबू चांदीराम है। उसने बताया कि वो पहले नेवी में था। लड़ाई में उसकी एक टांग जाती रही। वो बड़ा ही उपयोगी आदमी है। समुद्र के बारे में उसे अच्छी जानकारी है। अंडमान द्वीप समूह के बारे में वो बहुत कुछ जानता है। देखने में वो बहुत रूखा मालूम होता है, लेकिन है बहुत बहादुर।
मैंने जो 6 नाविक चुने थे उनमें से 2 चांदीराम को पसंद नहीं आए। उन दोनों को उसने हटवा दिया है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब तक जहाज अपनी यात्रा पर रवाना नहीं हो जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकूंगा। समुद्र की यात्रा मुझे बहुत अच्छी लगती है। लगता है समुद्र मुझे बुला रहा है। फिर यहाँ तो खजाने का भी आकर्षण है। पहाड़ी में छुपा हुआ खजाना मुझे चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए प्यारे डॉक्टर, फौरन यहाँ आ जाओ, थोड़ी सी भी देर मत करो। जिम से कहो कि वो अपनी माँ से मिलकर आ जाए। उसके बाद तुम दोनों तुरंत चेन्नई के लिए रवाना हो जाओ। हमारे पास एक बांसुरी वाला भी है, उसे भी साथ ले चलेंगे, मज़ा आएगा। मुझे पता चला है कि लंबू चांदीराम के पास बैंक में कुछ पैसा भी है। उसकी पत्नी एक आदिवासी औरत है। शायद उसी के डर से वो बार बार घर छोड़कर समुद्र की तरफ भागता है। तुम्हारा ही J.T. रामास्वामी। ये पत्र पढ़ते ही मेरे रोम रोम में रोमांच सा दौड़ गया। मेरा मन नाच उठा। दूसरे दिन सवेरे ही मैं जमींदार के दरबान को साथ लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए पैदल ही निकल गया। मेरी माँ स्वस्थ और प्रसन्न थी। उस बदमाश कप्तान ने हमारे घर का बहुत नुकसान किया था। पूरे लॉज की मरम्मत करानी पड़ी थी। नया रंग-रोगन भी कराया गया था। माँ ने अपने लिए एक बढ़िया सी आराम कुर्सी खरीद ली थी और वो उसी में बैठी हुई थी। उन्होंने एक लड़के को नौकरी पर रख लिया था। मुझे वो लड़का बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मुझे तो अब बहुत बड़े काम पर निकलना है, इसलिए मैं लॉज का काम देख नहीं सकूंगा। फिर भी उस बेचारे पर मुझे दया आ रही थी। वो इसलिए कि वो बेचारा तो लॉज में रहेगा और मैं खजाने की रोमांचक खोज पर निकलूंगा। दूसरे दिन मैंने माँ को अलविदा कहा। जी भरकर मैंने अपने घर को देखा और मन ही मन उसे भी अलविदा कहा। पता नहीं अब कब लौट पाऊंगा, लौटूंगा भी कि नहीं। फिर मैं कप्तान के बारे में सोचने लगा। वो अपनी दूरबीन लेकर अक्सर समुद्र के किनारे किनारे हर रोज मीलों चला करता था। दूरबीन से समुद्र में आने जाने वाले जहाज़ों को देखा करता था। मुझे उसके चेहरे पर लगा घाव का निशान भी याद आ गया। बस उन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ मैं चलता रहा। लौटने के बाद मैं जाने की तैयारी में जुट गया। शाम को एक कार हमें लेने आई। हम लोग कार में पीछे की तरफ बैठ गए। एक और दरबान था, दूसरी तरफ एक बूढ़ा सा व्यक्ति और मैं उनके बीच में था। सड़क खराब थी, कार भी पुरानी थी। फिर भी पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। न जाने कितनी देर मैं सोया रहा। मेरी नींद तब खुली जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिलाया। हड़बड़ाकर आंखें खोलते हुए मैंने पूछा, हम लोग कहाँ आ गए? चेन्नई में। चलो कार से बाहर निकलो, दरबान ने कहा। फिर हम लोग रामास्वामी के पास पहुंचे। उसने समुद्र के किनारे एक लॉज में हमारे लिए एक कमरा लेकर रखा था। कुछ ही दूरी पर समुद्र में वो जहाज खड़ा था जिसमें साफ सफाई का काम चल रहा था। सड़क से लॉज तक पैदल ही जाया जा सकता था। जब हम लॉज के द्वार पर पहुंचे तो जमींदार साहब वहां खड़े हुए थे। उन्होंने समुद्री ऑफिसर जैसी नेवी ब्लू पोशाक पहन रखी थी और उसमें खूब जंच रहे थे। मैंने उत्सुकता से पूछा, हम लोग कब रवाना होंगे? बस कल ही रवाना हो जाएंगे, जमींदार ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। और फिर हम लोग अंदर चले गए। अगला अध्याय। मैंने सुबह नाश्ता खत्म किया ही था कि जमींदार ने मुझे लंबू चांदीराम के नाम का एक पत्र दिया। उन्होंने दूर से ही मुझे चांदीराम का ठिकाना भी दिखा दिया। मैं समुद्र के किनारे की भीड़ भाड़ को चीरता हुआ उस तरफ बढ़ा। समुद्र में बहुत सारे जहाज लंगर डाले हुए थे। चांदीराम के लॉज तक पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसकी लॉज का नाम था दूरबीन। पहचान के लिए उसकी छत पर एक दूरबीन भी रखी हुई थी। ये लॉज था तो छोटा सा लेकिन सुंदर था। उसमें साफ सुथरे लाल रंग के पर्दे लटके हुए थे। लॉज के दोनों तरफ सड़क थी और दोनों तरफ लॉज के दरवाजे खुलते थे। वहाँ कुछ ग्राहक भी थे, जिनमें से अधिकतर नाविक थे। वो इतनी तेज आवाज में बातें कर रहे थे कि एक बार को तो मैं डर गया और दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। इसी बीच एक आदमी अंदर से निकल कर आया। मैं फौरन समझ गया कि यही चांदीराम है। उसकी बाईं टांग कटी हुई थी और बाएं कंधे के नीचे एक बैसाखी दबी थी। बैसाखी के सहारे वो बड़ी ही फुर्ती से चल रहा था। वो लंबे कद का और हट्टा कट्टा था। वो हंसता खिलखिलाता हुआ हॉल से बाहर की तरफ आ रहा था। जब पहली बार पत्र में लंबू चांदीराम की चर्चा हुई थी, तभी से पता नहीं क्यों मुझे उससे डर लगने लगा था। मेरे मन में आ रहा था कि कहीं ये वही लंगड़ा डाकू ही ना हो जिसका जिक्र कप्तान किया करता था। कप्तान ने मुझे लंगड़े नाविक के बारे में चेतावनी देते हुए कहा था कि वो बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन जब मैंने लंगड़े चांदीराम को देखा तो मुझे लगा कि ये आदमी समुद्री डाकू नहीं हो सकता। कप्तान, अंधे सरदार और काला कुत्ता को मैं देख चुका था। वो सही मायनों में डकैत थे। बड़े ही खूंखार नजर आते थे।
लेकिन ये आदमी वैसा नहीं था। ये बड़ा ही हंसमुख और मिलनसार था, साफ सुथरा और खुले मन का मालूम होता था। साहस बटोर कर मैं उसके पास पहुंचा। जमींदार के पत्र को उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा, चांदीराम जी नमस्कार। उसने मेरे गाल को प्यार से थपथपाते हुए कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जब मैंने ये बताया कि जमींदार साहब ने मुझे चिट्ठी देकर उसके पास भेजा है तो वो बड़ा खुश हुआ। तो तुम हो हमारे नए केबिन बॉय, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ठीक उसी समय दूर कोने में बैठे हुए लोगों में से एक आदमी अचानक तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। मैं एक ही नज़र में उसे पहचान गया। उसके एक हाथ की 2 उंगलियां गायब थीं। मैंने चांदीराम से कहा, इसे रोको, ये काला कुत्ता है। चांदीराम ने अपने एक साथी से कहा, जल्दी दौड़ो, उस आदमी को पकड़कर मेरे पास लाओ। दरवाजे के पास खड़ा चांदीराम का एक आदमी उसके पीछे दौड़ पड़ा। मेरा हाथ छोड़कर चांदीराम ने पूछा, तुमने क्या नाम बताया था इसका? काला कुत्ता। ये समुद्री डाकू है और इसी नाम से जाना जाता है। क्या आपको जमींदार साहब ने समुद्री डाकुओं के बारे में नहीं बताया था? ये उसी गिरोह का आदमी है। चांदीराम ने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा, क्या तुम में से कोई नहीं जानता कि ये काला कुत्ता था? सब ने इनकार में सिर हिला दिया। चांदीराम अपनी लॉज के सभी लोगों को डांटने लगा। एक कर्मचारी ने बताया कि वो अक्सर एक अंधे भिखारी के साथ लॉज में आया करता था। चांदीराम ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम सबसे तेज दौड़ने वाले हो, जाओ और किसी भी तरह से काला कुत्ता को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। थोड़ी ही देर में चांदीराम के आदमी हाँफते हुए वापस आए और उन्होंने बताया कि काला कुत्ता भाग निकलने में सफल रहा और वो उसे पकड़ नहीं सके। काला कुत्ता को चांदीराम के लॉज में देखकर मेरा संदेह फिर से लौट आया था। मैंने लॉज के खानसामे को देखा तो वो भी मुझे कुछ विचित्र सा आदमी लगा। चांदीराम के चेहरे पर उदासी छाई थी। काला कुत्ता के बच निकलने पर वो बड़ा ही दुखी था। कहने लगा, जमींदार साहब क्या सोचेंगे, उनको क्या जवाब दूंगा मैं, और रामास्वामी क्या सोचेंगे। प्यारे जिम, इस काम में प्लीज मेरी मदद करो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे चांदीराम पर दया आ गई। हम दोनों बातें करते हुए चलने लगे। वो बड़ा ही दिलचस्प आदमी था। वो मुझे अपने समुद्री अनुभव सुनाने लगा। उसने कई बड़ी ही रोचक और रोमांचक घटनाएं मुझे सुनाई। बातें करते करते हम लॉज पर पहुंच गए जहां डॉक्टर और जमींदार ठहरे हुए थे। वो दोनों एक कमरे में बैठे नाश्ता कर रहे थे। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही चांदीराम ने उनको काला कुत्ता वाली सारी घटना विस्तार के साथ सुना दी। उन दोनों को भी इस बात पर बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। चांदीराम ने अपनी बैसाखी उठाई और जाने के लिए मुड़ गया। जमींदार ने कहा, शाम को 4 बजे जहाज के रवाना होने की सारी तैयारी हो जानी चाहिए। जहाज के खानसामे ने बताया है कि उसकी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। डॉक्टर ने पूरे विश्वास के साथ कहा, ये आदमी हीरा है, हीरा। आप खुद ही कहेंगे कि मेरा चुनाव एकदम सही था। अच्छा, क्या हम जिम को भी अपने साथ रख सकते हैं जमींदार साहब? जमींदार ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, जिम हमारे साथ रहेगा। चलो जिम, उठाओ अपना हैट और कस लो अपनी कमर। अगला अध्याय। राजहंस जहाज पूरी तरह से तैयार खड़ा था। उस तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र में कई जहाज़ों को पार करना पड़ा। कई जगह पर हमें झुककर आगे निकलना पड़ा और कई बार बाधाओं को फलांगना पड़ा। आखिर में जब हम अपने राजहंस पर पहुंचे तो वहां खड़े एक आदमी ने हमारा स्वागत किया। लगता था उस आदमी का जमींदार के साथ अच्छा संपर्क था। दोनों थोड़ी देर में ही घुल मिलकर बातें करने लगे। जहाज का कप्तान सोमनाथ काफी गुस्से में था। ये काफी तेज तर्रार आदमी मालूम होता था। वो जहाज के नियम कानूनों का खुद भी पालन करता था और चाहता था कि हर काम नियम के अनुसार हो। लेकिन इस वक्त वो काफी नाराज था। एक नाविक ने आकर जमींदार को बताया कि कप्तान उससे बात करना चाहता है। जमींदार ने फौरन कहा, मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। कप्तान जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद कप्तान उस केबिन में दाखिल हुआ जिसमें हम सब बैठे थे। आते ही उसने कहा, देखिए सर, मैं चाहता हूँ कि बातें साफ साफ की जाएं। आपने जो लोग मुझे दिए हैं वो मुझे पसंद नहीं है। खास तौर पर वो ठिगने कद का ऑफिसर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कप्तान की इस बात पर जमींदार को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, लगता है आपको ये जहाज ही पसंद नहीं है। जहाज को तो मैंने अभी तक चलाकर नहीं देखा है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जहाज तो मुझे ठीक ठाक ही लगता है। जमींदार ने तुनक कर जवाब दिया, हो सकता है आपको वो मालिक भी पसंद ना हो जिसने आपको इस जहाज का कप्तान नियुक्त किया है। बात बिगड़ती देखकर डॉक्टर ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे जरा शांति रखिए आप दोनों।
इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे तो कड़वाहट ही बढ़ेगी। आप ये बताइए कैप्टन साहब कि आपको ये सब कुछ कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए सर, नियुक्ति के टाइम मुझे कहा गया था कि एक बहुत ही गुप्त योजना को लेकर ये यात्रा की जा रही है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैं जहाज पर जिससे भी मिलता हूँ, मुझे लगता है यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में हर कोई मुझसे ज्यादा जानता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, आपकी शिकायत तो उचित है। वाकई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कप्तान ने आगे कहा, मुझे बताया गया है कि हम किसी खजाने की खोज में निकल रहे हैं। ये खजाने की खोज वाला काम बड़ा ही अजीब होता है। मैं इसे पसंद नहीं करता, और अगर तलाश किसी गुप्त खजाने की हो तो वो मुझे और भी नापसंद है। और फिर मजे की बात तो ये है कि ये सारी बातें एक तोते को रटवा दी गई हैं और वो इसे हरेक को खुलेआम बता रहा है। क्या आपका इशारा चांदीराम के तोते की तरफ है? डॉक्टर ने पूछा। कैप्टन ने कहा, सर, बात एकदम साफ है। मैं घुमा फिराकर बातें करने का आदी नहीं हूं। मुझे लगता है आप दोनों को पता ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये जीवन और मौत का सवाल है। डॉक्टर ने कप्तान को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हमें हर खतरे का अभ्यास है और हम उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। हाँ, आपने एक बात और कही थी कैप्टन कि जहाज में जो चालक रखे गए हैं वो आपको पसंद नहीं। क्या वो अच्छे नाविक नहीं हैं? कप्तान सोमनाथ ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चालकों का चुनाव मेरे ऊपर छोड़ा जाना चाहिए था। डॉक्टर ने बड़े ही धैर्य से जवाब दिया, मेरे दोस्त, होना तो ऐसा ही था, लेकिन अगर उसमें कोई चूक हो गई है तो वो बस यूं ही हो गई। जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया। क्या आपको वो ऑफिसर अमर सिंह पसंद नहीं है? जी नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अच्छा नाविक है, लेकिन वो एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन सकता। उसे हर किसी के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए। कप्तान ने कहा, अच्छा ठीक है, अब आप इन सारी बातों को छोड़िए और साफ साफ कहिए कि आप क्या चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इस यात्रा पर जाने के लिए पूरी तरह से गंभीर हैं? हाँ, बिल्कुल हैं, डॉक्टर ने कहा। अच्छी बात है, आपने बड़े ही धैर्य के साथ मेरी बात सुनी है। मुझे उम्मीद है आप मेरी एक दो बातें और सुनने का कष्ट करेंगे। जहाज पर कुछ लोग अपनी बंदूकों में गोली बारूद भर रहे हैं और जहाज के सामने के हिस्से में वो लोग जम गए हैं। उन्हें जहाज के केबिन के नीचे क्यों नहीं भेज दिया जाता? दूसरी बात ये कि आप जो अपने 4 आदमी साथ ले जा रहे हैं उनको भी केबिन के पास क्यों नहीं बुलाते? ठीक है, इनके अलावा कोई और बात? जमींदार ने पूछा। जी हाँ, एक बात और। मुझे बताया गया है कि आपके पास उस द्वीप का नक्शा भी है जहां खजाना दबा हुआ है। मुझे यहाँ तक बताया गया है कि वो द्वीप अंडमान द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों में से एक है। उस द्वीप का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तक लोगों को मालूम है। कप्तान की ये बात सुनकर जमींदार ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मैंने तो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन लोगों को ये सारी बातें मालूम हैं, कैप्टन ने कहा। जमींदार नीचे फर्श की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, डॉक्टर, ये सब कुछ ना तुमने या जिम ने ही बताया होगा, मैंने कुछ नहीं बताया है। कप्तान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखिए सर, मुझे तो नहीं मालूम कि खजाने का नक्शा किसके पास है, लेकिन मेरा निवेदन है कि इसे खुद मुझसे और अमर सिंह से भी गुप्त रखा जाए, वरना आप मुझे इस जहाज की कप्तानी से मुक्त कर दीजिए। कप्तान की धमकी भरी बात को सुनकर डॉक्टर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूछा, गोली बारूद से लैस लोगों को जहाज के सामने वाले हिस्से पर जमे हुए देखकर क्या आपको इस बात का संदेह है कि वो लोग कोई गड़बड़ी कर सकते हैं? मेरा मतलब है, आपको ये लगता है कि वो लोग विद्रोह कर सकते हैं? कैप्टन ने जवाब दिया, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि जहाज में बगावत हो जाने का खतरा है, लेकिन जहाज की सेफ्टी को लेकर मैं जरूर चिंतित हूं। जहाज के एक एक आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मुझे लगता है मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पूरी तरह से चौकस रहें। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैं अपना हर काम पूरी तरह नियम कायदों के अनुसार करने का आदी हूँ। डॉक्टर चुपचाप कप्तान को देखते रहे। उनकी आंखें बता रही थीं कि वो कप्तान की बात से सहमत हैं। कप्तान वहां से अपने कैबिन में लौट गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने जमींदार की ओर मुड़ते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे लगता है तुमने 2 अच्छे आदमी चुने हैं। एक तो ये कप्तान सोमनाथ और दूसरा चांदीराम। जमींदार ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, चांदीराम तो वाकई ठीक है, लेकिन ये कप्तान मुझे बिल्कुल नहीं जच रहा।
इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। इसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे एक अच्छे नाविक की तरह व्यवहार करना चाहिए था। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी बात ही बड़ी करते हैं, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि कप्तान सोमनाथ के बारे में मेरी राय सही है या तुम्हारी। डॉक्टर ने बात को समाप्त करने के उद्देश्य से कहा। जब हम लोग जहाज के डेक पर पहुंचे तो देखा कि कई लोग अपने हथियारों और गोली बारूद से लैस हो रहे थे। दूर खड़ा कप्तान उनकी हरकतें देखता रहा। थोड़ी देर में जहाज का रसोइया आ पहुंचा। वो एक बंदर की तरह उछलकर सामने आया तो मुझे हंसी आ गई। हम लोग अपने अपने काम में जुट गए थे। हमें देखकर रसोइया पूछने लगा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? किसी ने जवाब दिया, हम लोग अपने हथियारों में बारूद भर रहे हैं। ठीक है, भरते रहो, रसोइये ने जवाब दिया। हाँ, हम तो भर लेंगे, लेकिन तुम जाकर खाने पीने का इंतजाम करो। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के पेट में कूदते हुए चूहे लपक कर तुम्हारी गर्दन पकड़ लें। कप्तान ने रसोइये को घूरकर देखा और इशारे से समझाया कि वो नीचे जाकर खाना लगाए। रसोइया आज्ञाकारी बच्चे की तरह नीचे चला गया। डॉक्टर ने कप्तान से कहा, ये अच्छा आदमी मालूम होता है। हाँ, हो सकता है। इतना कहकर कप्तान जहाज पर काम कर रहे लोगों से कहने लगा, आराम से काम करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर वो मेरी तरफ पलटा और बोला, जिम, तुम भी उठो और पहुंच जाओ रसोइये के पास। फिलहाल तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं मन ही मन कप्तान से घृणा करने लगा था। मुझे लगा कि उसके बारे में जमींदार की धारणा ही एकदम सही है। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द ट्रेजर आइलैंड का दूसरा भाग।